नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों, सितंबर 2026 में होने वाले सीटेट पेपर के लिए सामाजिक अध्ययन विषय की एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू हो रही है आज से हमारे चैनल पर, जिसमें एनसीईआरटी और पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारी ये पूरी सीरीज फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पेपर में सफलता मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पूछा गया है महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है। अब देखिए, बोध गया, बोध का मतलब होता है ज्ञान। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। तो इस घटना को निर्वाण कहा जाता है। याद रखिएगा, निर्वाण की प्राप्ति। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और एक बात कि जो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो यहां पर ही इनका नाम सिद्धार्थ था और यहीं से इनका नाम गौतम बुद्ध हुआ। तो यह भी बात आप याद रखना। अगला प्रश्न है, सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की प्रणाली को किसके द्वारा तैयार और लागू किया गया था। देखिए, लॉर्ड डलहौजी का नाम आप याद रखिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, हिंदी में कहेंगे व्यपगत का सिद्धांत। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको याद रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड वेलेजली को आप याद रखिएगा, सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स, यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, 1857 में जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद एक भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था, तो उसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। तो देखिए, पहला लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए। बिल्कुल सही बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त ही कर दिया गया। तो यह बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगला है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। बिल्कुल सही जवाब। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। और भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। तीसरी बात लिखी हुई है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। यह भी बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो उपरोक्त सभी कथन यहां पर सही लिखे हुए हैं। अब देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 से संबंधित ये तीनों फैक्ट आप याद कर लीजिए। इनमें से हो सकता है एक ही पूछ दे, सही गलत कौन सा है। ठीक, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, कर लेंगे विचार। तो पहला है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान चलाया गया। सही बात लिखी हुई है, चलाया गया। अब यहां पर एक बात और याद रखिए, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित, क्यों वापस कर दिया गया था। तो देखिए, 1922 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला है, नमक सत्याग्रह दांडी मार्च 1930 में हुआ। बिल्कुल सही है, नमक सत्याग्रह दांडी मार्च 1930 में ही हुआ। याद रखिएगा कि 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को यह समाप्त हुआ था। अब अगली बात लिखी हुई है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। सही जवाब है, सही बात है दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ था। तो सारी ही बातें सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ए, बी, सी और तीनों ही सही है। तीनों की तिथि याद रखिएगा और इनसे संबंधित तथ्य जो बताए गए वो भी आप याद रखिएगा। पेपर में तो कुछ भी पूछ लेंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के समय में एकता प्रणाली क्या थी। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकता प्रणाली क्या थी। तो गुलामों को बेचने का अधिकार था। नहीं नहीं भैया, यह तो बिल्कुल भी नहीं था। सैन्य बलों की भर्ती के लिए एक समिति, यह भी नहीं थी। राज्य को वेतन के रूप में भूमि का टुकड़ा आवंटित करना, यही बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। एकता प्रणाली में क्या होता था कि अगर राज्य को या सैनिकों को वेतन देना है तो उस वेतन के बदले भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। अब एकता प्रणाली की शुरुआत अगर हिंदुस्तान यानी इंडिया में पूछा जाए तो भारत में की शुरुआत का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश कौन था, कुतुबुद्दीन के बाद गुलाम वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल के दौरान बंजारा कौन थे। तो बंजारा तो दोस्तों आप ऑप्शन से बिल्कुल पता कर लेंगे, घुमंतु पशुपालक जो अनाज और मवेशियों का व्यापार करते थे। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न अच्छे लग रहे हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए, जिनको भी आवश्यकता हो उन तक हमारा वीडियो शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले जी। ऑप्शन सी सही जवाब है। ज्योतिबा फुले जी ने किसकी स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी, 1773 में की थी। यह भी बात आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध को आप याद कर लीजिए कि अवध का अर्थ है लखनऊ से, तो लखनऊ में नेतृत्व किसने किया यह पूछा गया है। तो बेगम हजरत महल ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। लक्ष्मीबाई तो आप जानते ही हैं झांसी में नेतृत्व किया। कुंवर सिंह याद रखिए जगदीशपुर बिहार, और नाना साहेब कानपुर, यह भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला है, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। जी हाँ, बिल्कुल सही है, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। अब उन्होंने उपनिषदों के विचारों का समर्थन किया, यह बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। उपनिषदों के विचारों का तो समर्थन किया था, पर मूर्ति पूजा का विरोध किया था। सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाने में मदद करी, यह तो बात जगजाहिर है की ही की। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। अब ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में बात करें तो कब हुई थी? याद रखिएगा 1828 में हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना या आयोग के तहत किया गया था? तो संविधान सभा का गठन किया गया था दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। याद रखिएगा इसमें कितने लोग थे? तो इसमें 3 लोग थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग कलकत्ता अधिवेशन नहीं, कराची अधिवेशन 1931 नहीं, लखनऊ अधिवेशन 1916 ये भी नहीं, लेकिन लखनऊ अधिवेशन में ये याद रखिएगा कि नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया था। और लाहौर अधिवेशन 1929 इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पूछी गई है। तो देखिए प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी जब द्वैध शासन समाप्त किया गया था, और द्वैध शासन समाप्त किया गया था 1935 अधिनियम में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर के लिए समय में क्या अंतर होता है? देखिए ग्रीनविच रेखा से अगर पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो याद रखिए, अगर पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट जुड़ जाते हैं और पश्चिम दिशा में 4 मिनट घट जाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही जवाब होगा दिन रात होते हैं। अगर पूछा जाए पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण क्या होते हैं, तो दिन रात होते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण याद रखिएगा ज्वार भाटा, और ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा और अक्षीय झुकाव, दोनों ही कारण है जिसकी वजह से ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। अगला प्रश्न, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की 4 परतें हैं। सबसे निम्न परत क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, और मध्य मंडल और बाह्य मंडल के बीच में एक होती आयन मंडल, और सबसे आखिरी यानी सबसे ऊपरी परत होती बाह्य मंडल। और जो ओजोन परत पाई जाती है वो पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का सही घटता हुआ क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर आपको लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप देखें तो पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है लगभग 79%। उसके बाद पाई जाती है दोस्तों ऑक्सीजन लगभग 21%। उसके बाद आती है दोस्तों ऑर्गन की बारी, तो ऑर्गन पाई जाती है लगभग 0.93% और कार्बन 0.04%। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो दक्कन का पठार अगर आप बात करें तो ये बना है दोस्तों आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टान में भी याद रखिएगा अगर बेसाल्ट ऑप्शन में है तो बेसाल्ट चट्टान, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? देखिए गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोशियो ये दोनों गर्म जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा जो है ये जो है ठंडी जलधारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए दोस्तों ये आपको पहले भी बताया जा चुका है और आपने पढ़ भी रखा होगा। ये एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक जिसने भी बनाई है वो बहुत ही ज्यादा बधाई का पात्र है। जिसने भी बनाई, मेरी ट्रिक ये नहीं है। मित्र पर गमछा झार याद रखिए। तो मी से क्या याद रखेंगे दोस्तों? तो मी से याद रखिएगा आप मिजोरम। क्या याद रखिएगा? देखिए ये है मिजोरम। त्रा से क्या याद रखेंगे? त्रा से याद रखेंगे त्रिपुरा। पा से क्या याद रखेंगे? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। रा से क्या याद रखेंगे? तो रा से याद रखेंगे राजस्थान। गा से याद रखेंगे गुजरात। मा से याद रखेंगे मध्य प्रदेश। छा से याद रखेंगे छत्तीसगढ़। और
झार से पूरा याद रखेंगे, झारखंड। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो क्या आपको बताया गया, मित्र पर गमछा झार, तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल इंग्लिश में बोलेंगे, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये आप याद रखिएगा। तो कितने राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए। तो यानी कि इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों, 8 राज्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो ग्रीनविच माध्य समय से भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी यानी दक्षिणतम श्रृंखला को क्या कहते हैं? देखिए, अगर हिमालय की उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की बात की जाए, उत्तर से दक्षिण की बात की जाए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की बात की जाए, तो सबसे नंबर 1 पर आती है ट्रांस हिमालय। याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे हैं। नंबर 1 पर आती है ट्रांस हिमालय। नंबर 2 पर आती है दोस्तों हिमाद्री, और हिमाद्री को ही क्या कहते हैं, याद रखिएगा कि हिमाद्री को ही हम लोग कहते हैं। एक सेकंड दोस्तों रुकिए, 1 नंबर पर ट्रांस हिमालय उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे हैं, हिमाद्री आती है नंबर 2 पर, जिसको हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय। नंबर 3 पर है दोस्तों हिमाचल, या इसको कहते हैं दोस्तों मध्य हिमालय, और दक्षिणतम आती है दोस्तों शिवालिक, यानी कि सबसे दक्षिण 4थे नंबर पर आती है, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण शिवालिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला प्रश्न, ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो इसके ऊपर पीछे मैं बता ही चुका हूं। तो ज्वार भाटा आने का यानी टाइड्स आने का मुख्य कारण है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण। अगला प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को नहीं सौंपता, राष्ट्रपति को भी नहीं, यह सौंपता है लोकसभा उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर को, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में सम्मिलित है। तो देखिए, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, याद रखिए। अंग कितने हैं? 3 हैं। और भारतीय संसद के सदन कितने हैं? 2 हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो भारतीय संसद में जो अंग हैं वही भारतीय संसद में सम्मिलित वाला ऑप्शन सही होगा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 अंग होते हैं और यही भारतीय संसद में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? सेवियर। तो भैया, मौलिक अधिकार अगर आपके हनन होंगे, अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे जो संविधान ने आपको दिए हुए हैं, तो आप कहां जाएंगे? आप सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा यानी पब्लिक हेल्थ सर्विस का उदाहरण नहीं है? देखिए, जब भी कभी ये सार्वजनिक शब्द आ जाए तो समझ जाइए सरकारी की बात हो रही है। तो देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सबके लिए है, तो ऑप्शन ए तो है ही। सरकारी अस्पताल भी सबके लिए ही है। मोबाइल चिकित्सा, निजी नर्सिंग होम जो होते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम जो होते हैं, जहां पर आपको अंधाधुंध लूटा जाता है, वही दोस्तों सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का उदाहरण नहीं होते। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मताधिकार की आयु यानी कि वोटिंग राइट 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? अब दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, सन भी याद रखेंगे, संशोधन भी याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये कब था? 1989। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अगर आपने पंचायत सीरीज देखी होगी तो उसमें भी एक सचिव जी थे, तो वो सचिव जी किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा नहीं किए जाते हैं, सरपंचों द्वारा भी नहीं, वो किए जाते हैं सरकार द्वारा, यानी जो राज्य सरकार होती है वही ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती है। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों शिक्षण शास्त्र के ये प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्रोतों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी सोर्स एनालिसिस। तो जो सोर्स हमें होते हैं हमारे सामने, जिनसे हम इतिहास, भूगोल आदि विषयों की जानकारी लेते हैं, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पहला है कि छात्रों को मुख्य तिथियां याद कराने में मदद करना। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न चाहे किसी भी विषय के हों, एक बार चारों ऑप्शन आपको पढ़ लेने चाहिए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। और ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन अपने आप हट जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला हट गया,
दूसरा है पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानियों की पुष्टि करना। अब जो पाठ्य पुस्तक में कहानी दी गई उन्हीं की पुष्टि थोड़ी की जाएगी, विश्लेषण कर रहे हैं आप, स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। अगला सी है ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में साक्ष्यों का मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करना। अब ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है तो रुकिए जरा, अगला ऑप्शन पढ़ लीजिए। केवल प्राचीन लिपियों को पढ़ने का कौशल सिखाना, केवल शब्द एक तो आ गया, ऊपर से प्राचीन लिपियों को पढ़ने का कौशल सिखा थोड़ी रहे आप, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा कि ऐतिहासिक घटनाओं के साक्ष्यों का मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करना। देखिए चारों ऑप्शन पढ़िए, जो ऑप्शन आपको सही लगते रहे उनको मतलब कि टिक लगा लीजिए या डॉट लगा लीजिए, और फिर चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद जो ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट यानी उचित होगा वही आपका सही होगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्रोतों यानी कि प्राइमरी सोर्सेज के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए दो प्रकार के स्रोत हैं, एक प्राथमिक स्रोत होते हैं, एक द्वितीयक स्रोत होते हैं। प्राथमिक स्रोत का मतलब है जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, यानी कि जैसे कि कोई बिल्डिंग है जो या कोई स्मारक है या कोई मॉन्यूमेंट है जो कि किसी राजा ने या किसी वंश के द्वारा बनवाया गया है, कोई डायरी है जैसे भगत सिंह ने अपने पत्र किसी को लिखे तो उनकी कोई डायरी है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये प्राथमिक स्रोत होती हैं। जैसे कि आप उदाहरण समझिए, जैसे लिखा हो ताजमहल बना है, तो ताजमहल अगर आप जा रहे हैं तो ताजमहल आपके लिए एक प्राथमिक स्रोत है क्योंकि वो किसी के राजा द्वारा बनाया गया बिल्कुल प्रमाणिक है। लेकिन अब ताजमहल कोई किताब लिख दे कल कि ताजमहल क्यों बना, ताजमहल में ये हुआ वो हुआ, अब वो चीज़ द्वितीयक स्रोत है क्योंकि प्राथमिक स्रोत के आधार पर वो लिखी गई है। तो ये बात आप याद रखिए। तो प्राथमिक स्रोत के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला ये केवल पुरातत्वविदों के लिए उपयोगी है, स्कूली बच्चों के लिए नहीं, तो ये तो गलत जवाब हो गया। प्राथमिक स्रोत तो भाई बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, अगर आप वहाँ पे भ्रमण करवाते हैं उनको, उसके बारे में जानकारी उनको मिलती है। अगला ये छात्रों को अतीत के साथ सीधे सीधे जुड़ने और अपने निष्कर्ष निकालने का अवसर देते हैं। अब ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है तो थोड़ा रुक जाइए, ये हमेशा द्वितीयक स्रोतों से कम विश्वसनीय होते हैं, गलत जवाब। द्वितीयक स्रोत जो होते हैं वो प्राथमिक स्रोत से कम विश्वसनीय होते हैं, तो ये तो गलती हो गया। और इनका उपयोग केवल उच्च कक्षाओं में किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी ही सही बचता है कि छात्रों को अतीत के साथ सीधे जुड़ने और अपने निष्कर्ष निकालने का अवसर देते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में आगमन विधि का उपयोग करते समय शिक्षण का सूत्र क्या होना चाहिए। देखिए आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड है, तो ये होना चाहिए दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर, या इसको आप कह सकते हैं उदाहरण से नियम की ओर, कि पहले आपने एक उदाहरण दिया वो विशिष्ट हो गया, उसके बाद नियम की ओर यानी कि वो सामान्यीकरण हो गया। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, आगमन विधि याद रखिएगा। अगला प्रश्न सामाजिक विज्ञान में करके सीखना का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। अब लर्निंग बाय डूइंग, तो पहले करेंगे फिर सीखेंगे, तो क्या है देखिए अपने क्षेत्र के ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण करना, तो ये सही हो सकता है। अभी रुकिए, अगला है पाठ्य पुस्तक के मुख्य अंशों को अंडरलाइन करना, तो अंडरलाइन करने से नहीं सीख सकते, गलत है ये। ब्लैक बोर्ड से प्रश्नों के उत्तर हुबहू उतारना, ये भी गलत है। शिक्षक के व्याख्यान को ध्यान से सुनना, अब देखिए करके सीखना है तो व्याख्यान को ध्यान से सुनने में करके नहीं सीख रहे हैं आप, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा, अपने क्षेत्र के ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण करना। अगला प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में संसदीय शासन प्रणाली पढ़ाते समय छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका, देखिए प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, सबसे कम प्रभावी पूछा गया है। तो पहला है कि संसद के लाइव सत्र का एक वीडियो क्लिप दिखाकर उस पर चर्चा करना, हाँ सही है, की जा सकती है अगर आप वीडियो क्लिप दिखा दें, ठीक है, रुकिए थोड़ा। अगला है छात्रों को संसद के कार्यों और शक्तियों की पूरी सूची को 3 बार कॉपी करने के लिए कहना। अब ये तो थोड़ा गड़बड़ लगा, लेकिन देखिए और ऑप्शन पढ़ते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र की तुलना करना, और कक्षा में सदन में शून्यकाल विषय पर एक मॉक पार्लियामेंट, देखिए ये जो मॉक पार्लियामेंट का आयोजन करना ये तो बिल्कुल भी गलत हो ही नहीं सकता, तो ये तो प्रभावी है। सबसे कम प्रभावी होगा ये जो 3 बार कॉपी करने के लिए कहना, ये जो नकल वाला ऑप्शन है यही गलत होगा, ऑप्शन बी। बाकी जो ऑप्शन है वो इसकी तुलना में सब अधिक प्रभावी होते हैं। अगला प्रश्न है जातिगत भेदभाव जैसे संवेदनशील विषय को पढ़ाते समय एक शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है इस विषय को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए क्योंकि इससे कक्षा में विवाद हो सकता है। देखिए सीटेट का पेपर आप दे रहे हैं तो किसी विषय को छोड़ तो सकते ही नहीं आप। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि कक्षा 8 का बच्चा बीएससी के सवाल लगा रहा है तो क्या करेगा शिक्षक, छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा, नहीं पढ़ाएगा, तो छोड़ना तो है नहीं। अगला है कि केवल उच्च जातियों के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को ही सही ठहराना, बिल्कुल ही गलत है, तो 2 ऑप्शन तो गलत ही हो गए। तीसरा है छात्रों को अपने अपने परिवारों की पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स उनके जो विचार हैं
पालन करने की सलाह देना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है और वो सही भी है कि मानवाधिकारों, मानवीय गरिमा और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित चर्चा का आयोजन करना, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी एनसीएफ के अनुसार सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या होनी चाहिए? तो पहला है कि ज्ञान के एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में कार्य करना और यह सुनिश्चित करना कि छात्र पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी जानकारियों को याद रखें। अगला ऑप्शन है, एक ऐसे सुगमकर्ता यानी फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करना जो शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा दे और स्वयं ज्ञान का निर्माण करने के अवसर दे। तो ये ऑप्शन थोड़ा अच्छा लग रहा पढ़ने में। अगला सी है कि एक सख्त अनुशासन प्रिय मार्गदर्शक बनना। देखिए सख्त वाला तो गलती है, तो ये तो आप छोड़ ही दीजिए। और डी वाला है केवल परीक्षा उन्मुख यानी एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, तो एग्जाम ओरिएंटेड केवल नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और बी में आप खुद ही समझ रहे होंगे कि ऑप्शन बी ही आपको चुनना है कि एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना जो शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता का बढ़ावा देगा और उन्हें स्वयं ज्ञान के निर्माण का करने का अवसर देगा। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो दोस्तों शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के छात्रों को न्यायपालिका समझाते समय एक शिक्षक कोर्ट के फैसले की कॉपी दिखाता। ठीक है भैया, कोर्ट का फैसला ले आए कॉपी। शिक्षण शास्त्र के अनुसार इस गतिविधि का मुख्य दोष क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है, यह पूरी तरह से गैर कानूनी गतिविधि है। तो ये गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं है कि किसी कोर्ट के फैसले को दिखाना, तो ये तो गलत है ऑप्शन। दोष पूछा गया है, तो बी है कि कानूनी भाषा बहुत कठिन और तकनीकी होने के कारण छात्रों में अरुचि पैदा कर सकती है। अब जरा रुकिए, ये थोड़ा सही लग रहा है। अगला है, छात्र इस फैसले को देखकर सीधे वकील बनने की जिद करने लगेंगे। ये तो गलत ही है, वकील बनने की जिद करें ना करें, वकील नहीं बनना चाहेगा हो, क्योंकि इतनी कठिन भाषा होगी उसमें समझ ही नहीं आएगी। ऑप्शन डी है कि इससे शिक्षक का समय नष्ट होता है और वे परीक्षा का सिलेबस पूरा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, परीक्षा का सिलेबस तो शिक्षक 2 दिन में भी पूरा कर सकता। तो ऑप्शन बी ही सही है, कानूनी भाषा बहुत कठिन और तकनीकी होने के कारण छात्रों में अरुचि पैदा हो सकती है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण पूछा है और प्राथमिक पूछा है। तो पहला ऑप्शन है, पृथ्वी को मानव आवास के रूप में समझना, प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण के अंतः संबंधों को पहचानना। तो यह ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। अगर बी वाला ऑप्शन देखें कि विश्व के सभी देशों की राजधानियों और उनकी मुद्राओं के नाम पूरी तरह याद करना, गलत है, बिल्कुल ही गलत है। पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के मालिकों के नाम की सूची, तो ये बच्चे क्या करेंगे इसको सूची को बना के। अगला है, मानचित्र पर केवल भारत के सभी राज्यों की सीमाओं को एकदम सही सेंटीमीटर में मापना। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए सही है। देखिए ऑप्शन को हटा के भी आप समझ सकते हैं और बिना ऑप्शन को हटाए भी आप सोच सकते हैं कि भाई पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में समझें और प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के अंतर संबंधों को पहचानना ही इसका सही आंसर होगा। तो वो तो सबसे उचित लग ही रहा है, लेकिन चारों ऑप्शन को पढ़ने से आपके ऑप्शन चूज करने की, सही ऑप्शन चूज करने की प्रायिकता यानी कि संभावना भी बढ़ जाती है और 99.9% चांस रहता है, अगर 3 ऑप्शन बहुत इजी होते हैं तो चौथा अपने आप सही होता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका कृषि अध्याय पढ़ा रही है, ठीक है, वह बच्चों को पास के खेत में ले जाती है, ये भी ठीक है, किसानों से बात भी करवाती है, यानी छात्र किसानों से बात कर रहे हैं। तो यह गतिविधि किस प्रकार के उपागम यानी अप्रोच को दर्शाती है? तो पहला है व्याख्यान आधारित उपागम। देखिए व्याख्यान आधारित उपागम नहीं होता, व्याख्यान आधारित उपागम तो तब होता है जब एक शिक्षिका कक्षा में ही लगातार व्याख्यान दे रही किसी टॉपिक पर, तो ये तो गलत होगा। अगला है अनुभविक अधिगम और सामुदायिक संसाधन का उपयोग। तो मतलब कि एक्सपीरियंस से बच्चे सीख रहे हैं और जो कम्युनिटी रिसोर्सेस हैं यानी कि जो आसपास के संसाधन हैं उनका उपयोग करके सीखना चाह रहे हैं या उनको उपयोग करके वो शिक्षिका सिखाना चाह रही हैं, तो ये सही हो सकता है। अगला व्यवहारवादी उपागम। देखिए व्यवहारवादी उपागम ये नहीं होता, व्यवहारवादी उपागम होता है जिसमें बच्चे को सिलेबस याद कराया जाता है, पुरस्कार और दंड का प्रावधान होता है, तो ये भी गलत होगा। और ऑप्शन डी शिक्षक केंद्रित उपागम, तो ये शिक्षक केंद्रित उपागम नहीं है जहां छात्र मूक दर्शक हैं, क्योंकि छात्र तो बाहर जाकर किसानों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, अनुभविक अधिगम और सामुदायिक संसाधन का उपयोग यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड कम्युनिटी रिसोर्स। अगला प्रश्न है, इतिहास की कक्षा में स्रोतों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोर्स एनालिसिस। तो यह जांचना कि क्या जो कुछ भी किताबों में लिखा पूरी तरह से काल्पनिक है, तो यह जांचना तो नहीं होगा विश्लेषण। अगला है बच्चों को रटाना। तो रटाना तो कतई नहीं कि लिखित स्रोत सदैव सत्य होते हैं।
ऑप्शन सी है केवल पुरानी हस्तलिपियों को पढ़ने के लिए छात्रों को प्राचीन भाषाएं सिखाना, तो ये भी नहीं होगा। केवल शब्द आ जाता है ज़्यादातर वो गलत ही होता है। और ऑप्शन डी है कि छात्रों को यह सिखाना कि इतिहासकार कैसे साक्ष्यों की तुलना करते हैं और पूर्वाग्रहों से बचते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि भाई छात्रों को सिखाया जाएगा कि इतिहासकार अपनी समझ के हिसाब से लिखते हैं, ना ही जो उनकी थिंकिंग पहले से चली आ रही है, जो चीज़ें पहले से समाज में चली आ रही हैं बस उसी आधार पर लिख देते हैं, यानी पूर्वाग्रहों से बचना है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इतिहास में स्थानीय इतिहास को पाठ्यक्रम शामिल करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो लोकल हिस्ट्री को अगर पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है तो क्या होगा? ऑप्शन ए है कि इससे राष्ट्रीय स्तर के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ये तो गलत ही है कि आप लोकल यानी कि अपने आसपास के पर्यावरण के इतिहास के बारे में या अपने जिले के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रीय इतिहास को क्यों नहीं पढ़ेंगे? ऑप्शन बी केवल स्थानीय नेताओं की तारीफ करने के लिए उपयोग, ये तो गलत ही है। ऑप्शन सी यह छात्रों को अपने आसपास के परिवेश को बड़े ऐतिहासिक बदलावों से जोड़कर देखने में मदद करता है, यही बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन डी लिखा है कि इसके माध्यम से परीक्षाओं में केवल कठिन और पेचीदा सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बच्चे को बिल्कुल भी कठिन नहीं पूछना, बच्चे को बिल्कुल सरल प्रश्न पूछने, पास करना है, स्कूल से कभी भी निकालना तो है ही नहीं। बच्चा कुछ भी पूछे बताना ही बताना है, यही सब सीटेट का पेपर पास करने का मूल मंत्र है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।